आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत भाग 6 में चर्चा करेंगे लौह इस्पात उद्योग की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। किसी देश के विकास में बच्चों लौह इस्पात उद्योग जो है वह महती भूमिका निभाता है। किस तरीके से एक देश विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, किस तरीके से क्रमबद्धता से आगे बढ़ता है, उसके लिए इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा डिटेल में हम जानेंगे क्या प्रक्रिया से लौह इस्पात उद्योग कैसे तैयार किया जाता है। और फिर बीच में हम दो उदाहरण पढ़ेंगे, एक भारत के संदर्भ से जानेंगे, जमशेदपुर का जिक्र करेंगे, और एक विश्व स्तर पर देखेंगे पीटर्सबर्ग के लौह इस्पात कारखाने का जिक्र करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो जानकारियां हम लौह इस्पात उद्योग से आज करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए कि अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग बहुत से निवेश, प्रक्रम और निगर्त इसमें शामिल होते हैं। गत वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है जिसमें हमने चर्चा की थी कि किसी उद्योग को स्थापित करने में उसका औद्योगिक तंत्र विकसित किया जाता है, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने जाना, और तंत्र के अंतर्गत हमने देखा कि क्या है निवेश होता है और उसके साथ प्रक्रम होता है, निगर्त है। निवेश जिसके अंतर्गत हमने देखा भूमि है, श्रम है, कच्चा माल है, पूंजी है, परिवहन है, ये सारी चीज़ें निवेश किया जा रहा है। क्या है प्रक्रम? मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको परिष्कृत किया जा रहा है, मूल्यवान बनाया जा रहा है। और निगर्त में क्या आ रहा है? पत्रे हैं, लोहे के सरिये हैं, तार हैं, यानी कि लोहे इस्पात से बनने वाले विभिन्न उत्पाद तैयार हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखते हैं आगे। यह एक पोषक उद्योग है, यानी कि लौह इस्पात क्या है? एक पोषक उद्योग है जिस पर अन्य उद्योग क्या है? उद्योग शामिल इस पर निर्भर होते हैं, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश में क्या है? अभी हमने बात की, श्रम है, पूंजी है, स्थान है और अन्य अवसंरचनाएं हैं जो कि किसी उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। कि साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ये अन्य और चीज़ें हैं जो लोहे को आप देखते हैं चमक प्रदान करता है। क्रोमाइट और मैग्नीज, उसका इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है के माल के रूप में ये सम्मिलित है। आप ये देखिए किस तरीके से भट्टियों के अंदर ये डाला जाता है और लौह इस्पात तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं से इस्पात निर्माण की, जो लौह अयस्क है, अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि अयस्क के रूप में आपको मैं जानकारी दे दूं, लौह अयस्क हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडराइट है। ये 4 प्रकार का लोहे का अयस्क होता है जिसके बारे में खनिजों के वितरण में कंप्लीट जानकारी हमने दी हुई है आप लोगों को। और इसके अनुरूप अगर देखें तो यह जो लोहा अयस्क का कच्चा माल है वह इस्तेमाल में लिया जाता है और उसको किस तरीके से परिष्कृत उत्पाद में बदला जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है। देखते हैं कि कच्चे माल को झोंका भट्टी यानी कि क्या है, फर्नेस होता है, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस का ही चित्र दिया गया है, किस तरीके से उस झोंका भट्टी में डाला जाता है। परंतु क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं वह सभी चीज़ें जरूरी हैं। अयस्क के रूप में हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट, सिडराइट। कोयला डाला जाता है, कुकिंग कोल भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, ये साफ करता है, उसको क्लीन करता है, इसी तरीके गंदगी को बाहर निकाल देता है। मैग्नीज डाला जाता है, क्रोमाइट डाला जाता है चमक बढ़ाने के लिए, जब भी तो पत्थरे इतने चमकीले बनते हैं, रॉड जो बनती है वो चमकीली बनती है, जंग रोधी बनाता है। तो कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो इसके तहत की जाती हैं। तो क्या किया जाता है यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ यह प्रगलित होता है। प्रगलित का मतलब होता है पिघल जाता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। परिशोधित मतलब साफ होता है, क्योंकि अयस्क जो है वह तो कच्चा है, माल है, परंतु किस तरीके से उसको पिघाला जाएगा, फिर साफ किया जाएगा, फिर परिष्कृत रूप में लाया जाएगा। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। वही क्या कहलाता है, इस्पात का मतलब बच्चों आसान भाषा में आप उसको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब समझ गए कि पीछे जो बात आई थी कि यह अन्य उद्योगों के लिए क्या है, पोषक का काम करता है, आधार देता है। तो वह इस्पात को ही आधार के रूप में काम में लेते हैं। इस्पात कैसा होता है? स्टील जो होता है वह कड़ा होता है, यानी कि बहुत कठोर होता है, उसको पीटा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है।
इसे आसानी से काटा आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। प्रक्रिया क्या है ब्लास्ट फर्नेस की देख लीजिए। झोंका भट्टी में यहाँ से लोहा एस्क है, जैसे हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब डाला, चूना पत्थर डाला, कुकिंग कोल डाला, कोयला डाला, ये सब डालते हैं यहाँ से। और पूरा डालने के बाद झोंका भट्टी में अंदर तापमान बच्चों बहुत ज़्यादा होता है और वह प्रज्वलित हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के उपरांत आप ये देखिए पिघला हुआ लोहा यहाँ से बाहर निकल गया और जो धातु मल होता है, जो कचरा होता है, वह अलग निकल जाता है। उस कचरे से भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रैप, ढक्कन वगैरह ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं जिनकी उपयोगिता कम होती है, जो मजबूती में कम आंके जाते हैं। इसी तरीके से ये एक पूरी प्रक्रिया और बताई गई है कि किस तरीके से हम लोहा एस्क से इस्पात की पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। जैसे कच्चे माल में हम क्या ले रहे हैं, लोहा एस्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लोहा एस्क, एस्क काम में ले रहे हैं, ये काम में ले रहे हैं। आयरन ओर हो गया, आयरन ओर काम में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर काम में ले रहे हैं, ये हो गया। क्या ले रहे हैं, कोयला काम में ले रहे हैं। ये मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो ज़रूरी हैं। इन सबको क्या किया गया, ये है आपकी झोंका भट्टी, क्या है, फर्नेस। इस फर्नेस में डाला, फर्नेस के अंदर डालने के बाद फिर ये प्रक्रिया से, ये पूरा प्रक्रिया, यही भट्टी जो आपको यहाँ दिखाई गई है, ये भट्टी आपकी ये रही, इसमें डाला। फिर ये प्रक्रियाबद्ध होकर आगे जाता है यहाँ से अलग वेसल में, फिर ये दूसरी प्रक्रिया, और लास्ट में ये तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये तैयार हो जाता है और जो प्रज्वलित लोहा होता है उससे तैयार बनता है, इस्पात तैयार किया जाता है और उसे अन्य उद्योगों में काम में लेते हैं। एक चीज़ और समझेंगे कि जो लोहा इस्पात तैयार हो रहा है, उसके लिए जो हम चूना पत्थर काम में ले रहे हैं, लोहा एस्क काम में ले रहे हैं, कुकिंग कोल काम में ले रहे हैं, कितना डाला जाता है और उसके उपरांत बनकर क्या आ रहा है, ये भी एक बहुत खास बात है। इसके लिए जानकारी दूं कि एक टन इस्पात, यानी कि एक टन क्या है बच्चों, इकाई है बाहरी चीज़ों को मापने की, किलो से ज़्यादा टन। तो उस टन को, एक टन इस्पात बनाने के लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ती है, आप देखिए 8 टन तो कोयला डाला जा रहा है, 4 टन अयस्क, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट डाला जा रहा है, कोई भी एक चीज़, चूना पत्थर डाला जा रहा है 1 टन, यानी कि 8 + 4 आपका, और फिर 1 टन, ये 8 × 4 = 12 और 13 टन क्या है, आप उसमें माल डाल रहे हैं। और क्या प्राप्त हो रहा है, 13 टन में से आपको प्राप्त कितना हो रहा है, शुद्ध जो प्राप्त हो रहा है, जो प्रज्वलित होके प्राप्त हो रहा है और जिससे इस्पात बन रहा है, वह कितना है, 1 टन सरिये के रूप में आप देख रहे हैं। तो यह जो है, इसमें वजन कम हो जाता है, जो परिष्कृत चीज़ आती है वह ठोस होती है, जिसका अन्य उद्योगों में काम में हम लेते हैं। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योगों का क्या है, मेरुदंड है। मेरुदंड का बच्चों मतलब होता है ये रीढ़ की हड्डी है। बेसिक इंडस्ट्रीज, मैंने शुरुआत में भी चर्चा की किस तरीके से एक राष्ट्र अल्प विकसित, विकासशील और विकसित राष्ट्र में किस तरीके से परिवर्तित होता है, वह पूरी की तरीके से एक सुई से लेकर, कील से लेकर एक बड़े जहाज, पोत सब बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप ये देखेंगे अन्य उद्योग भी इस पर निर्भर होते हैं, जहाँ लोहा इस्पात या अयस्क जो है उसको उन दूसरी जो खनिज होते हैं उनमें मिलाया जाता है और उससे भी नई चीज़ें बनाई जाती है। मिक्स धातु जिसे कहते हैं वह बनाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम है, निकल है, तांबा है, जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इससे क्या बनाई जाती हैं, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये खास चीज़ है, जंग रोधक बना देती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग का क्या कहलाता है, इसलिए इस्पात को क्या कहते हैं, मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से विभिन्न उत्पाद जो हैं वह लोहा इस्पात पर आधारित हैं, उस पर निर्भर होते हैं और वह आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
अब देखते हैं लौह इस्पात का उपयोग अन्य और चीज़ों में भी हो रहा है। यहाँ औजार और मशीनों में देखा, तो इसी तरीके से परिवहन के विभिन्न साधनों पे आप नज़र दौड़ाइए। बहुत सारे साधन जो भी दिखाई दे रहे हैं उसमें आप उसका आधार जो बना हुआ है वह किससे बना हुआ है? लौह इस्पात से ही बना हुआ है। क्या क्या है? पोत है, आपके बड़े बड़े जहाज है, पानी के जहाज है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो है, ये सब किससे है? इस्पात से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वह भी कहाँ से बनते हैं? इस्पात से ही बनते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। जो कुएं खोदे जाते हैं उसके लिए भी उसको छेद करने के लिए, भेद करने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मशीनें हैं वो लोहे से ही बनी होती हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है, यानी कि दूर स्थानों पर भेजा जाता है। तो आप ये देखिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लौह इस्पात को आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं लिया जा रहा है। ये आपके रेलगाड़ी हो गई, ट्रक वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें लौह इस्पात से निर्भर होते हैं। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही किया जाता है। जितने भी आप कच्चा माल भी लोहा भी निकाला तो वह भी किससे निकाला? उपकरण किससे बने? इस्पात से ही बने हुए हैं। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा आपने देखा है, आप मकान बनाते हैं तो उसमें पिल्लर पे खड़ा होता है, तो पिल्लर में क्या है? लोहे के सरिये काम में लिए जाते हैं, तारों से बांधा जाता है, पिल्लर बनाया जाता है, फिर उसमें कंक्रीट डाला जाता है। तो किस तरीके से आधार देने में इसका इस्तेमाल होता है, बनाया जाता है। आप ये देखें, ये विभिन्न कृषि के उपकरण, आप सभी कृषि परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं कृषि के महत्वपूर्ण उपकरण जो हैं वह किस तरीके से लौह इस्पात से ही तैयार होते हैं। विभिन्न उपकरण देख रहे हैं। अब देखेंगे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के चरण कैसे कैसे, क्योंकि पहले कैसे स्थापित हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें तकनीक बदलती गई। तकनीक के साथ साथ लौह इस्पात में भी परिवर्तन, उद्योगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। शुरुआत कहाँ से? अगर 1800 ईस्वी की बात करें के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिलता था। यानी कि जो मूलभूत आवश्यक दशाएं हैं वो जहाँ जहाँ मिल रही है वहीं पर क्या लगाए गए थे? लौह इस्पात कारखाने लगाए गए थे। ये सारी चीज़ें हैं। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों या रेलवे के निकटता आती गई। यानी कि इस तरीके से, क्योंकि परिवहन की लागत को क्या करना था? कम करना था। ऐसे स्थान पे लगाया जाए जहाँ नज़दीक से श्रमिक मिल जाए, जल्दी नज़दीक से ही माल तैयार हो, परिवहन से भेजा जा सकते, नहर का इस्तेमाल किया जा सकते, और कोई ऐसी चीज़ें हों। तो कहने का मतलब परिवहन लागत कम आएगी तो उसका उत्पाद का मूल्य भी क्या होगा बच्चों? कम होता है। 1950 के बाद लौह और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लग गए। जैसा कि आपकी बुक में बताया गया, धीरे धीरे इनका रूप क्या है? बदलता चला गया। किस लिए? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब विदेशों से आयात करना पड़ता था तो यानी कि बंदरगाह के नज़दीक हो, तो जिक्र करेंगे सेलम का, जिक्र करेंगे। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, अभी उसको देखेंगे। इसी तरीके से भद्रावती कर्नाटका में है। तो ये इस तरीके से जो पोर्ट के नज़दीक यानी कि पतन के नज़दीक स्थापित किए गए, बाहर से अरब देशों से जो है कच्चा माल वहाँ से प्राप्त किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो अवधारणा थी लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने की, वह धीरे धीरे क्या होती गई? परिवर्तित होती गई। भारत में लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण आधारित चीज़ें हैं जहां किसी उद्योग को स्थापित किया जाता है। जो हमने जिक्र किया था निवेश के अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे भारत के संदर्भ में देखिए, जमशेदपुर है। जमशेदपुर आपका कहाँ है? झारखंड में है। अभी पढ़ेंगे, झारखंड में है, झारखंड में है। इसी तरीके से आपके भिलाई है। भिलाई कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई है आपके छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसी तरीके से दुर्गापुर आपके वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। भद्रावती, ये भद्रावती हो गया, ये भद्रावती हो गया, भद्रावती। ये आपके सेलम हो गया, सेलम हो गया। ठीक है, ये भी बता देते हैं। ये आपके बीच वाला हो गया आपके
ये जमशेदपुर, जमशेदपुर हो गया। और ये आपके दुर्गापुर, दुर्गापुर हो गया, ये हो गया। और ये आपका जो बच गया ये आपका हो गया भिलाई। तो ये प्रमुख कुछ क्या हैं, लौह इस्पात कारखाने हैं जो अलग अलग जगह स्थापित किए गए। तो ये इन्हीं का जिक्र है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे क्या क्या है, भिलाई को हमने देखा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, बोकारो है। तो ये सब प्रदेश में स्थित हैं जो कि 4 राज्यों में फैले हुए हैं। 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है। तो मूलतः यहीं पर है क्योंकि यहीं पर बिहार से सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं, उड़ीसा से लोहा महिसानी की पहाड़ियों से मिल रहा है, नुआ मंडी से मिल रहा है। इसी तरीके से सस्ता श्रमिक बिहार से आ रहा है, कोयला आपके रानीगंज वहाँ से निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये सारे इलाकों के बीच में किसको है, लौह इस्पात कारखानों को स्थापित किया गया है। इसके उपरांत देखते हैं वे 4 राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। भद्रावती और विजयनगर ये कहाँ है? कर्नाटक में हमने देखे। ये प्रमुख रूप से भद्रावती और ये जो पतन के आधार पर तैयार किए गए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सेलम तमिलनाडु में है। ये अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये प्रमुख केंद्र आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। वो 4 राज्य दिखाए गए हैं। ये आपके पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपके इधर पे झारखंड हो गया, झारखंड है। इसी तरीके से नीचे आएंगे, ये आपके राउरकेला वाला इलाका, ये उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा हो गया। ये भिलाई वाला आपका क्या हो गया? ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और इधर विजयनगर और भद्रावती आपके किस में आ गया? ये कर्नाटक में आ गया, कर्नाटका में आ गया। और सेलम आपके कहाँ आ गया? तमिलनाडु में आ गया। तो ये मुख्य जो है उत्पादक प्रदेश हैं जहाँ पर लौह इस्पात कारखाना बहुत अच्छे से फैल फूल रहा है। आगे देखते हैं, जिक्र करेंगे विस्तार से। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक तो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, जमशेदपुर का जिक्र करेंगे, और विश्व स्तर पर पीटर्सबर्ग को देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है और किस तरीके से वह विस्तारित होता है। तो जमशेदपुर की बात करें, जो जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, अभी बात की थी हमने, झारखंड में स्थित है। बिल्कुल झारखंड वही है जहाँ महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में फेमस एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हर कोई जानता है, वो झारखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहीं जमशेदपुर जो है वहाँ जमशेदजी टाटा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जो पहले साक्ची जब स्थापित किया इसका नाम साक्ची था, और बाद में जो टाटा इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमैन है जमशेदजी टाटा, उनके नाम पे जमशेदपुर इसका नाम रखा गया। और यह जो टाटा आयरन एंड स्टील है ये 1907 में स्थापित कर दिया गया था, पहला निजी क्षेत्र का कारखाना जो कि ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ था। तो उसके बाद देखिए 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, उसका नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टिस्को उसका नाम है। यह निजी स्वामित्व का था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। तो इसके उपरांत और भी स्थापित होते हैं, जैसे इसको की स्थापना 1919 में होती है, इंडियन आयरन, VISL की होती है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी 1923 में होती है। तो ऐसे कई इस्पात कारखाने होते हैं। बाद में इन पे नियंत्रण रखने के लिए HSL का, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना की जाती है जो इन सब के निगरानी रखती है। तो ऐसे कई सारे प्रयास करते रहे। बाहरी जो प्रयास से जैसे राउरकेला है, दुर्गापुर है, भिलाई है। दुर्गापुर जो है UK के सहयोग से लगाया गया, भिलाई है वह रशिया के सहयोग से लगाया गया। तो इसी तरीके से आपके अन्य उद्योग धंधे अन्य देशों से मदद लेकर ये है स्थापित किए गए। झारखंड में जो स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम पे समीप साक्ची स्थान कौन सा है जहाँ पे स्थापित किया गया? वह है साक्ची में सन 1907 में टिस्को को शुरुआत की गई और बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं झारखंड जो स्थापित है, एक तरफ पश्चिम बंगाल है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ बिहार है। बिहार से सस्ते श्रमिक किसको मिल रहे हैं, यानी कि ये मध्यस्थ स्थानों पर स्थापित इसको किया गया जिससे परिवहन की लागत कम आ सके और आसानी से जो चीज़ें हैं वह
परिवहन मिल रहा है, पोताशय की सुविधा कोलकाता से मिल रही है, इसी तरीके से शस्त्र श्रमिक बिहार से मिल रहे हैं, कच्चा माल उड़ीसा से मिल रहा है, लोहा इस्क मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, सब आजू बाजू से प्राप्त हो रहा है। बाद में साकची का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों, जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अभी हमने बात की क्या कारण था उसका, ये देखिए यहाँ पर स्थापित किया गया साकची है, और साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया, क्योंकि कारण क्या था कि यह बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह स्थान लोहा एस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट बताया कि बंदरगाह की स्थिति है, और जहां से विशाल बाजार भी इसको उपलब्ध हो रहा था। और आगे है टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिल रहा है। उड़ीसा की जो गुरु महिसानी के खाने हैं, नोआमंडी की खाने हैं, और छत्तीसगढ़ से लोहा इस्क प्राप्त हो रहा है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है और मैग्नीज है, ये भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से जो पानी की सुविधा है वह दो नदियां हैं, खरखई है, स्वर्णरेखा नदी है, जहाँ से इसको नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो रही है। आप ये खरखई नदी देख सकते हैं, जहाँ से जो है झारखंड में है। ये दोनों नदियाँ, स्वर्णरेखा नदी है, और सरकारी प्रोत्साहनों से इस पर्याप्त पूंजी उपलब्ध इसको कराई गई। और जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित हुए। क्या क्या और भी उद्योग इस पे आधारित, क्योंकि जब भी तो औद्योगिक प्रदेश विकसित हो जाते हैं। तो इसमें क्या थे, रसायन है, इंजन के पुर्जे हैं, कृषि उपकरण, मशीनें हैं, टीन की चादरें हैं, केबल हैं, और तार का उत्पादन किया गया। ये मशीनें वगैरह और ये किस तरीके से यहाँ पर सब स्थापित किए गए। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया, क्योंकि अन्य उद्योग इसी पर निर्भर थे, और वो जैसे जैसे विकसित होता गया अन्य उद्योग और विकसित होते गए। साथ के भारतीय उद्योग में लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि क्यों निर्भर, तो ये आधारभूत उनको सब आधार प्रदान करता है। आप ये देखें, रसायन उद्योग है, इंजन के पुर्जे हैं, कृषि उपकरण हैं, टिन की चादरें हैं, केबल है, यानी कि ये सब चीज़ें बन किससे रही हैं, लोहा इस्पात से ही बन रही हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का या विभिन्न उद्योगों का मेरुदंड भी साबित होता है। इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके उपरांत इसका वितरण हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ वितरित है लोहा इस्पात उद्योग, जो उत्पादन के क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ विकसित है। आप ये देखेंगे, जो चौथे स्थान पर भारत का नाम आता है, चीन है, अमेरिका है और जापान है। इस तरीके से चौथे स्थान पे भारत का नाम आता है। यूरोप के इलाके, जर्मनी और फ्रांस को हमने देखा था, अल्सास लोरेन के प्रदेश है, वहाँ से है। जर्मनी का इलाका, रूस का इलाका है, जहाँ से दक्षिणी अफ्रीका का इलाका है, ब्राज़ील का इलाका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये जो ग्रेट लेक्स का इलाका है जहाँ से लोहा इस्क प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर औद्योगिक जो लोहा इस्पात कारखाने भी बड़े फेमस हैं, जो कि पीटर्सबर्ग का भी जिक्र करेंगे, जहाँ पर बहुतायत में लोहा इस्पात कारखाना बहुत अनुकूल दशाओं में फैला हुआ है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिलें भी स्थापित की, यानी कि रोलिंग मिल साथ के साथ जो मिलें हैं वह भी स्थापित होने लग गई। इसमें आप देखेंगे, इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल्स का भी जिक्र करेंगे। ये रोलिंग मिल्स हैं, किस तरीके से उनसे पत्रे वगैरह, चद्दर वगैरह ये सब बनाए जाते थे, तो ये रोलिंग मिल्स में काम में ले लेने का सहायक उत्पादक भी शामिल हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अगला है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो है वह कहाँ है, वह यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और आप ये देख सकते हैं, ये इलाका है, पीटर्सबर्ग का इलाका है, जो अटलांटिक महासागर से आप ये देखेंगे पूर्व की तरफ यहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट की तरफ है, और आसानी से इसके नज़दीक आप देखेंगे ग्रेट लेक्स का इलाका है। ये पीटर्सबर्ग का पुराने कारखाने का दृश्य दिखाया गया है। पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए जैसे जैसा कि जमशेदपुर में जो स्थानीय उपलब्धताएं थी, उसी की तरह विश्व स्तर पर पीटर्सबर्ग भी बड़ा फेमस है। कच्चा माल जैसे कोयला है पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा इस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, इतनी दूरी पर स्थित है। तो
तुलना अगर करते हैं तो उसमें तो आसानी से 32 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हालांकि दूरी ज़्यादा है, फिर भी इस उद्योग को यहाँ विकसित किया गया है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कि परिवहन की लागत को कम करने में अगर नौ परिवहन उपलब्ध है तो वो बहुत सस्ता परिवहन का साधन सिद्ध होता है। इसमें ग्रेट लेक्स का जिक्र करेंगे। ग्रेट लेक्स ये बताए, ये 5 ग्रेट लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, हारून है, इरी है और ओंटारियो है। ये 5 प्रमुख लेकें हैं जो खास रूप से है ना, जितना भी संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र है वह यहीं पर विकसित है, और उन्हीं में से पीटर्सबर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह एस्क में नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे एस्क रेलगाड़ियों से यहाँ पर क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। ओहियो, मोनागहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल यहाँ पर उपलब्ध होता है। एल्गनी नदियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें स्थापित हैं यहाँ पर। तो ये समय के साथ बदलाव होते जा रहे हैं कि जो पहले उद्योग पूरी तरीके से बसे हुए थे, पनपे हुए थे, धीरे धीरे उनके रूप परिवर्तित हो रहे हैं और कई छोटे उद्योग उन्हीं में से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। जो तैयार हो जाता है उसको आगे भेजते हैं। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने, अभी मैंने बात की थी, अन्य कारखाने भी विकसित हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से परिष्कृत किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। और ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो किस तरीके से ये पूरा एक शहर, जिस तरीके से भारत में जमशेदपुर बसा हुआ है, उसी भांति विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने पीटर्सबर्ग को देखा जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।